नमस्कार। एक अच्छे वकीलों के लिए इंडियन एविडेंस का ज्ञान और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर्स के लिए इंटर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप पुलिस केस का भट्टा बैठा दोगे। क्या? पुलिस केस का भट्टा बैठा दोगे। अगर किसी एडवोकेट्स को इसके एक्ट का ज्ञान नहीं है तो क्लाइंट का भट्टा बैठा दोगे, जिसे ये पता ही नहीं कि ये एक्ट है क्या और एविडेंस की क्या वैल्यू है। बिना एविडेंस की नॉलेज के, एक्ट की नॉलेज के, कोई भी बढ़िया वकील नहीं बन सकता। तो इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी जो चल रहा है, रिलेवेंट फैक्ट्स का चल रहा है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो 7 है, रेलेवेंट फैक्ट्स, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स एविडेंस के अंदर या गवाही के अंदर न्यायालय में उपयोगिता रखते हैं, जिनको कि न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि न्यायालय आपके बनाए हुए केस पर विश्वास कर सके। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 7, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ये क्या सेक्शन है? द फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। दो चीजें इंडियन एविडेंस के आपको याद रखने की। रिलेवेंट फैक्ट, क्या चीज घटना से संबंधित है, और फैक्ट इन इश्यू, घटना के अंदर क्या बात इन्वॉल्व है। फैक्ट इन इश्यू, क्या मामला इन्वॉल्व है, क्या मामला है। फैक्ट इन इश्यू, क्या मामला है। और रिलेवेंट, क्या घटना से संबंधित है। ये चीजें, दो बातें आपको होनी चाहिए। तो ये कहता है कि फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स को जो चीज एक्सप्लेन करती हो या जिसको इंट्रोड्यूस करती हो, ऐसी चीजें इस लॉ के अंदर, कानून के अंदर परमिटेड है, न्यायालय के सामने लाई जानी चाहिए। पढ़ता हूं इसकी तरफ। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, और विच सपोर्ट और रिवर्ट, जो सपोर्ट करते हो या खंडन करते हो। रिवर्ट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाई fact in issue or relevant facts, or which establish the identity of anything or a person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relationship of parties by whom any such facts was transacted, are relevant insofar as are necessary for that purpose। कुछ बात समझ में आई? हिंदी में पढ़ दूं, शायद समझ में आ जाए। वे तथ्य जो विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक हैं, अथवा जो किसी विवाद्य तथ्य या सुगंधित तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन व खंडन करते हैं, अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु जिसकी अनन्यता, सुगमता हो, सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं, अथवा उस समय या स्थान स्थिर रहते हैं जब या जहां कोई विवाद्य तथ्य या सुगंधित तथ्य, सुसंगत तथ्य घटित हुआ, या जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसी किसी तथ्य का संहार किया गया, वहां तक सुसंगत है जहां तक वे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो मैं आपसे यूं पूछ रहा हूँ, कमेंट में ये बता दियो, कि जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा और जो हिंदी में पढ़ा, आपकी कुछ समझ में आया या नहीं आया? और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? और राइटर को ऐसी भाषा लिखने की जरूरत क्या थी इस किताब में? राइटर को
ऐसी भाषा लिखने की क्या जरूरत थी? 1862 में लिखी गई है ये भाषा। 1872 शायद ये एक्ट आया 1872। जो एक्ट है जिसे हम पढ़ा रहे हैं, ये 1872 में अंग्रेजों ने बनाया था। अब भारतवासियों ने इसे चेंज करा, और चेंज करके वही डेफिनेशन जो थी उसमें एक लाइन नहीं बदली, एक लाइन बदली हो, सिंगल लाइन बदली हो, उसे एज इट इज उठा के हमारे सामने धर दी, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। अब भाई जब एक्ट आप नया बना ही रहे हो तो भाई कुछ इसमें सही तरीके से भाषा से कर लेते, जो पहले भाषा थी वो चेंज कर लेते। नहीं साहब, भाषा तो हो ही रहेगी। चलो मैं हिंदी में अंग्रेजी से समझाने की या हिंदी से दोनों से समझाने की आपकी कोशिश करता हूँ। दो बातें इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको पहले समझनी चाहिए कि फैक्ट्स क्या चीज होती है और रिलेवेंट फैक्ट्स क्या। जैसे मैंने पहले ही बताया, हर चीज जो घटना होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन बना लिया जाता है कि भाई क्या हमें इसमें सिद्ध कराना है। तो जिस सिद्ध को हमें सिद्ध कराना वो तो है फैक्ट इन इश्यू, और जो उससे संबंधित है, कनेक्टेड है, उस पर प्रकाश डालता है, वो है रिलेवेंट। अब ये सेक्शन क्या कहता है? उन तथ्यों को, उन बातों को, मैं आपको थोड़ा जल्दी बात करता हूँ, उन परिस्थितियों को भी एक्सप्लेन करना या शामिल करना या उनकी पुनर्स्थापना करना भी, स्पष्टीकरण करना या पुनर्स्थापना करना भी आवश्यक है। उन स्थितियों की पुनर्स्थापना। फिर उसके बाद क्या कहता, द फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस इफेक्ट इन इशू फॉर विच सपोर्ट और रिबूट एंड रेफरेंस सजेस्टेड बाई इफेक्ट इन इशू और इन। न्यायालय में ऐसे फैक्ट्स भी लाए जा सकते हैं जो कि मामले का सपोर्ट करते हो, घटना का, या ऐसे भी लाए जा सकते हैं जो घटना का खंडन करते हैं। इसका कहने का मतलब है जो मामले को सपोर्ट कर सकते हो, फैक्ट इन इश्यू को, या जो मामले को रिब्यूट करते हैं, खंडन करते हैं कि मामला झूठा है, ऐसे फैक्ट्स को भी हम न्यायालय में ला सकते हैं। हिंदी को सरल कर रहा हूं जरा सा। और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, और जो चीजों की पहचान को सुगम बनाते हो, ऐसे फैक्ट्स को भी लाया जाना चाहिए। और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट, और ऐसे व्यक्ति की आइडेंटिटी जिसकी आइडेंटिटी आवश्यक है, और द फिक्स टाइम एंड प्लेस, और घटना की समय, स्थान, जिन परिस्थितियों में घटना हैपन हुई है, उन सब बातों को भी, और पार्टीज के आपस में संबंध कैसे हैं। तो ये 5-6 बातों को कहती है। तो ये बात जो है 5-6 से 6 बातों को कहती है बात, कि इन तरीके के 5-6 प्रकार के फैक्ट्सों को हमें लाना चाहिए, जिसे अगर सरल हिंदी में हम उसे कहें तो हम उसको ऐसे बंटवारा करते हैं उन शब्दों का। ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इश्यू अर्थात विवाद्य तथ्य जिसे कहते हैं फैक्ट इन इश्यू, मामला का जो मूल सार है, मामले को, घटना के मूल सार को स्पष्ट करते हो, क्लियरिटी लाते हो, ऐसी एविडेंस लाई जा सकती है कोर्ट में। क्या? स्पष्टीकरण करने वाली एविडेंस कोर्ट में लाई जा सकती है। तथ्य से आप यहां इसी को समझो, ऐसी बातें कोर्ट के सामने लाई जा सकती है। जो हमारा फैक्ट इन इशू है उसको सपोर्ट करने वाली या उसका खंडन करने वाली साक्ष्य भी न्यायालय में दिए जा सकते हैं। सरुद ये वो हिंदी है जो मैंने अपने आप से आपको समझाने के लिए, और आपकी बुद्धि में ये सेक्शन बैठ जाए, वो मैंने अपने हिसाब से मेहनत करी है। किताबें और भी पढ़ी हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये सारी मेरी बुद्धि का कमाल होगा। ये मैंने और किताबें पढ़ने के बाद में जो अन्य किताबें हैं
ये मेरा खुद तो अपना ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान मेरे जो एक्सपीरियंस मुझे मिला या कुछ मैंने जो अपने गुरुजनों से सीखा या मेरे टीचर्स ने मुझे बताया, मेरे लेक्चरर्स ने मुझे बताया, जो मेरे दिमाग में रह गया उस समय का और जो मैंने बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा, वो सब है ये। तो ये किसी किताब की नकल नहीं कहता मैं, ये न जाने किस किताब में से पढ़ के शायद मैं बता रहा हूँ या मेरी नॉलेज उन किताबों तक रह आ गई होगी, लाइब्रेरी से न जाने कितनी किताबें पढ़ी गई लेकर। तो ये स्पष्टीकरण उसका हो रहा है या तो स्पष्टीकरण माँग रहा है ये, उन फैक्ट एंड इश्यू का, उनमें क्लैरिटी वाले फैक्ट्स, साक्ष्य माँग रहा है। ऐसे साक्ष्य एडमिटेड है। संपोषक या खंडन करने वाले, रिवर्ट करने वाले या सपोर्ट करने वाले, ऐसी एविडेंस जो घटना को सपोर्ट करती हो या घटना का खंडन करती हो, ये एविडेंस भी न्यायालय में दी जा सकती है। परिचयात्मक तथ्य, परिचय कराते हो जो, पक्षकारों के आपसी संबंध कैसे हैं, परिचय, परिचय आप तो समझते हैं, परिचयात है पहचान करना, पहचान वगैरह, परिचयात्मक का सब आइडेंटिटी, या इसको आप आराम से कह दो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने वाले फैक्ट्स, आइडेंटिटी पक्षकारों की आपसी दोस्ती, फ्रेंडशिप, भाईचारा कैसा है, पक्षकारों के अंदर कोई एनिमिटी थी जो दुश्मनी की वजह से झूठा केस बना रहे हैं, मित्रता या शत्रुता आप समझ सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स भी न्यायालय में लाए जा सकते हैं। घटना का स्थान स्थिर करने वाले तथ्य, घटना वास्तव में का समय या स्थान करने वाले तथ्य, घटना का क्या समय रहा होगा, घटना का क्या स्थान रहा होगा, घटना को रिबट करने वाले तथ्य, तो ये जो ऐसे फैक्ट्स हैं ये भी आप जो है ला सकते हैं भाई साहब इसे। व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले तथ्य ये भी ला सकते हैं आप, आइडेंटिफिकेशन वगैरह के तथ्य को ला सकते हैं। घटना या स्थान की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने वाले फैक्ट्सों को भी हम ला सकते हैं। तो इसमें कई सारे वाले फैक्ट्स जो हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं कि इसके अंदर हम क्या क्या फैक्ट्स दे सकते हैं। क्लियरिटी लाने वाले, स्पष्टीकरण वाले घटना के, जैसा कि ये इसकी लैंग्वेज ही है, स्पष्टीकरण वाले या पुनर्स्थापना वाले या इंट्रोड्यूस करने वाले तथ्य लाए जा सकते हैं। खंडन करने वाले, जैसा कि इसकी सेक्शन धारा की जो बॉडी में आया, या सपोर्ट करने वाले तथ्य लाए जा सकते हैं, या परिचयात्मक तथ्य लाए जा सकते हैं, परिचय प्राप्त हो जाए, या पक्षकारों के संबंध, या घटना का समय स्थान स्थिर करने वाले सब, घटना किस समय हुई, क्या हुई, ऐसे तत्वों को भी लाया जा सकता है। अब जरा उदाहरण देके समझेंगे तो और ज्यादा आएगा। लेजिस्लेचर ने इसके अंदर भी कई उदाहरण दिए हैं समझाने के लिए, हम भी अपने उदाहरण से अपना समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार एक गवाह कोर्ट में आगे खड़ा हो और हमें ये पता है कि ये गवाह बिकाऊ टाइप का है, या इसकी आदत है कि हर केस में झूठा गवाह बनने की, मोहल्ले में इसने सिरदर्दी कर रखी है इस गवाह ने, लेकिन पुलिस उसे फिर भी गवाह बना लेती है, कई केसों में बना लेती है पुलिस। तो ऐसे स्टॉक विटनेस जो हैं, जब वो न्यायालय में आते हैं तो उनका न्यायालय से परिचय कराना डिफेंस काउंसिल का बड़ा फर्ज है, उनका परिचय कराना फर्ज है। तो ये चीजें आप, वो तो अपनी गवाही कराएंगे कि जनाब मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये हूं, मैं शपथ खत्म करता हूं कि मैंने ये घटना होते देखी है, इस व्यक्ति ने इसका सिर फाड़ा,
हमें ये सिद्ध करना होता है, या पुलिस केस में है कि पुलिस के बहुत सारे गवाह ऐसे होते हैं जो मुखबर टाइप के लोग होते हैं, वो स्टॉक विटनेस बन जाते हैं। और हर चौथे और पांचवें केस में वही विटनेस दिखता है कि जी मैंने देखा एक इस आदमी से पकड़ा गया, इससे कट्टा बरामद हुआ, इससे पिस्टल बरामद हुआ। या किसी व्यक्ति की हैसियत देखने के लिए, उसका परिचय लेने के लिए कि वो क्या स्थिति है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी, तो जिससे उसका परिचय हो जाता है कोर्ट से। भाई आपने कहा कि भाई आपने तो 5 केस में और गवाही दे रखी है, वो मना करता है। आपने दिखाया कि देखो ये एफआईआर है, इसमें तुम्हारा नाम है और 2 गवाही हुई थी उस कोर्ट में आपकी, तो क्या है उसका केस की गवाही में ऐसे गवाह की गवाही झूठी हो जाएगी, ये उसका परिचय हो जाएगा कि ये परिचय कराया, ये तो झूठा है गवाह। तो परिचयात्मक तथ्य ऐसा परिचय करा देते हैं। कई बार आदमी की क्या लंबाई थी, ऊंचाई थी, कद था, काठी था, रंग था, आवाज था, अंगूठा था, निशाना, ये भी उसका परिचय कराते हैं। क्या है उसका परिचय वो भी कराते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कि वो उसकी कैसी मोटाई थी, लंबाई थी, चौड़ाई थी, व्यक्ति या वस्तु की पहचान कराने वाले तथ्य जो होते हैं वो परिचयात्मक तथ्य होते हैं। कुछ होते हैं कि परिचयात्मक तथ्य या आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना। आपने सुना होगा कि कोर्ट में लूट के और डकैती के केसेस में आइडेंटिटी एक बड़ा वाइटल पार्ट इश्यू होता है, जिसके अंदर जुडिशियल टीआईपी कराती है। जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको क्या करती है, जैसे उसके खिलाफ ये आरोप है, एक आदमी ये कहता है कि जी मेरे घर में 5 लोगों ने डकैती डाली और वो घर में इस तरीके से आए थे, लूट के चले गए। या कोई आदमी ये कहता है, सपोज करो कि मैं रास्ते में जा रहा था, वहां से मुझे 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाई और मुझे लूट लिया और उसके बाद वो भाग गए, वहां अंधेरा था, लेकिन मैं उन्हें सामने आने में पहचान पाया। तो क्योंकि घटना के अंदर टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो ऐसे में उनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना कोर्ट में बड़ा भारी काम होता है। आदमी अंधेरे में भी पहचाना जा सकता है, उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी की लंबाई से, आवाज से, चाल ढाल से, सारा पहचाना जा सकता है। तो उसकी टीआईपी में का क्या तरीका है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब मुलजिम पकड़ा जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने उसका चेहरा ढक के पेश कर दिया जाता है और फिर एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इसकी टीआईपी कर लो। तो पुलिस जो है उसको जेल में ले जाती, ओ सॉरी, जज साहब उसे जेल में भेजने का आदेश देते हैं। जेलर साहब को आदेश दिया जाता है कि भाई अगर जैसा ये आदमी है इसी तरीके के 9 आदमी और खड़े कर दो। उसमें 9 में खासियत ये होनी चाहिए, 9 आदमी सिमिलर कद काठी के हों। अगर वो चेचक के दाग हैं उस आदमी के खिलाफ, या मान लो उसकी कंजिया आंखें हैं, तो उसमें कम से कम कंजी आंखों के भी आदमी होने चाहिए। मान लो किसी आदमी की कंजी आंखें हैं, जो मुलजिम की, और आपने उसे 10 आदमी में खड़ा कर दिया, तो कंजी आंखें, तो कंजी आंखों से वैसे ही पहचाना जाएगा वो। ये जो कंजी आंखें वाले को पहचानना, पुलिस ने उसे सिखा दिया भाई कंजी आंखों से पहचानना, तो कंजी आंखों वाले से तो वैसे ही पहचान लेगा वो। तो ऐसे ही आदमी होनी चाहिए कि कंजी आंखों वाला आदमी है, मुलजिम है, या गंजा मुलजिम है, या बालों कटा वाला, चश्मे वाला, तो चश्मे वाले ही सारे के सारे खड़े करने हैं। और चेचक के दाग वाला तो चेचक के दाग वाले, अर्थात ऐसे व्यक्ति खड़े करने जो सिमिलरिटी के हों। उनमें से फिर वो मुलजिम, मुलजिम जो गवाह होता है वो उसमें से पहचान के बताता है कि यही है। देखिए फिर भी ये एविडेंस अपने आप में इतनी बड़ी एविडेंस नहीं होती है, लेकिन जब यही बात तो कोर्ट में बताता है कि मैंने जी इस मुलजिम को वहां जुडी या तो मौके पे देखा था, घटना स्थल पर देखा था केवल, और या फिर मैंने जेल में देखा था इसको, या आज देख रहा हूं, तो ये तो है एविडेंस की सही लाइन। लेकिन यदि पुलिस ने उसको वहां दिखा दिया है थाने में, उसके बाद पुलिस टीआईबी कराती है, ये नहीं जमेगी, ये लॉ में नहीं परमिटेड है। अगर आपने क्रॉस में क्वेश्चन पूछ लिया किसी गवाह से, क्यों भाई जेल में जाने से पहले तूने क्या थाने में भी मुलजिम को देखा था, उसने कहा यस, तो केस बेकार हो गया। तो ये टीआईपी वाला क्वेश्चंस जो है, ये व्यक्ति की आइडेंटिटी फिक्स करते हैं। तो ऐसी आइडेंटिटी से संबंधित एविडेंस भी फाइल की केस की जेन्युइनिटी को सिद्ध करने के लिए और आइडेंटिटी को स्थिर करने के लिए लाई जा सकती है। 1 मिनट में
एक आदमी ने एक आदमी के खिलाफ अखबार में एक झूठी खबर छाप दी कि ये उचक्का बेईमान है। उसने उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा डाला कि भाई तू मुझे यार बेईमान क्यों कह रहा है। वो कह रहा नहीं, मैंने तुझे बेईमान कहा, वो तो बिल्कुल सही कहा है। तो यहां पर ये जो फैक्ट है, अगर मुकदमा चले तो पहला वाला पक्ष जिसने मुकदमा डाला है वो ये कह सकता है कि साहब ये मुझसे शत्रुता रखता था, इसलिए इनने मेरे खिलाफ झूठी बात छापी है। तो ये शत्रुता वाली फैक्ट्स की एविडेंस लाई जा सकती है। और कोई गवाह ये कहता है कि जी मैंने इसको घटना के पर देखा है, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं साहब, ये इससे तो हमारी पुरानी रंजिश है, इसके खिलाफ तो हमने मुकदमा दर्ज करा रखा पुलिस में। तो ऐसी एविडेंस भी, शत्रुता और मित्रता की एविडेंस जो घटना पर प्रभाव डालते हो, ऐसी एविडेंस भी हम ला सकते हैं। तो ये उदाहरण घटना वाला हुआ। अब एक है, या तो इसे इस करने में लिख ले, या जो किसी घटना को सपोर्ट करती है या घटना का खंडन करती है, ऐसी एविडेंस भी होती है, जो रिवर्ट वाली है, सपोर्ट एंड रिवर्ट वाली जो एविडेंस है। अब देखिए बात है, एक आदमी के ऊपर यह आरोप है कि उसने किसी व्यक्ति का कत्ल किया है, उसने किसी व्यक्ति का कत्ल किया है, उसने किसी व्यक्ति का कत्ल किया है। सपोज करो कत्ल दिल्ली में हुआ है। वो कहता है जी फला फला व्यक्ति ने दिल्ली में हमारे लड़के का कत्ल किया है। जिस समय कत्ल हुआ है, यदि वो व्यक्ति ये कहता है कि वो लंदन में था या मक्का मदीने गया हुआ था, या दिल्ली में ना होकर मैं बंबई में था, फलाने होटल में ठहरा हुआ था, वहां के मेट्रो स्टेशन से, सीसीटीवी फुटेज से मैं इस समय वहां मौजूद था, आप मेरी सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। तो ये जो एविडेंस है, इट इज कॉल्ड एविडेंस ऑफ एलिबाई। ये आपके क्वेश्चन में एलिबाई पर टिप्पणी, अगर आप स्टूडेंट हैं, सुन रहे हैं मेरे लेक्चर को, तो ये एलिबाई, प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई के ऊपर दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्ट, इसमें पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्ट, और एक आता व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। ये एलिबाई का प्ली है। अगर हम कोर्ट में ये सिद्ध कर दें कि सर हम उस दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे जिस दिन घटना हुई, हम तो पटना में थे, जहां से हम इतनी देर से आ नहीं सकते, और उसके मेट्रो स्टेशन पे आप हमारा चित्र देख सकते हैं, और वो मेट्रो वाला चित्र हम उन्हें मंगवा लेते हैं, विदेश में आते हैं, एप्लीकेशन देके मंगा ली जाती है सारी चीजें, या किसी बैंक में उस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया, बैंक की कार्रवाई, या कोई ऐसी कार्रवाई जो ऑथेंटिक हो, जिसका जेन्युइन होने का सबूत हो। मान लो विदेश में है आप, तो विदेश में तो पासपोर्ट से आप गए, तो पासपोर्ट से आए, तो ये 100% है। या कोई ऐसा तथ्य है, तो ये ही दिस इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई, अर्थात उसकी संभावना ही नहीं है कि वो मौका वारदात में मौजूद हो। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करता है दिमाग में कि ये घटना हो ही नहीं सकती। तो ये ऐसे, क्योंकि ये तो फैक्ट इन इशू के खिलाफ ही मामला हो गया सारा, ये तो फैक्ट इन इशू रिवर्ट हो गया पूरा का पूरा, उसका खंडन ही हो गया फैक्ट इन। तो ऐसी एविडेंस भी कोर्ट में ग्राह्य है। तो ये मैं कहूं आपको कि ये जो सेक्शन है, ये डिफेंस के लिए भी बहुत बढ़िया सेक्शन है। क्या ये जो सेक्शन है डिफेंस के लिए, डिफेंस के वकीलों के लिए भी बहुत बढ़िया सेक्शन है। अब और एक छोटा सा बात है, अभी 5 मिनट है, आपको बताता हूं। समय और स्थान स्थिर करने के लिए देखो, पुलिस नक्शा मौका बनाती है, इसी सेक्शन में बना रही है। क्यों बना रही है नक्शा मौका?
उससे घटना स्थल स्थिर किया जाता है। नक्शा मौका बनाती है ना, काय को बनाती है, ये सेक्शन तो है, ये एविडेंस है। वो नक्शा मौका जो बनाती है पुलिस, वो एविडेंस है। जो पुलिस में नक्शा मौका बनाती है उसमें क्या होता है, उसमें दिखाया जाता है कि मुलजिम किधर से आए, गवाह कहाँ खड़े थे, वहां पर घटना स्थल पर लाइट थी, उन्होंने आके चाकू मारा, वहां पर खून गिरा। ये घटना का समय व स्थान को क्लियरिटी लाने के लिए होता है। तो नक्शा मौका ऐसी चीज का एविडेंस है। इसकी एविडेंस कोर्ट में दी जाती है। जब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो पुलिस ऑफिशियल अधिकतर बनाते हैं, तो आपको भी घटना स्थल जब बनाए नक्शा मौका तो उसके अंदर पूरी डिटेल दें कि घटना स्थल कोई मकान है, घटना किस विटनेस ने कहां से देखी, उस पर लाइट की क्या व्यवस्था थी, लाइट कहां से आ रही थी। तो ये पुलिस ऑफिशियल को नक्शा मौका बनाते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये नक्शा मौका जो बनाते हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इस एक्ट में दी हुई है, लेकिन जिस भाषा में दी हुई है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है। भाषा भी कोई हमारी वाली तो है नहीं है। कभी ब्रिटिशर्स रहे होंगे इंडिया में, उन्होंने बनाई थी 1872 में। अब हमारे यहाँ तो 1923 में ये दोबारा बना कानून, उसमें भी यही भाषा ही इन्होंने यूज की है, कोई नो चेंज। लेकिन वही है कि बताना तो है आप लोगों को। तो ऐसे नक्शे जो मौके बनाए जाते हैं, इसमें पुलिस वो ऑफिसर्स को बहुत बारीकी से और ध्यान से बनाने चाहिए। उसके अंदर बारीक से बारीक बात दिखानी चाहिए। मान लो सपोज करो आपने कमरा बनाया, उसके नक्शे के अंदर एक गवाह कहता है कि मैंने कमरे के में से झांक के, खिड़की में से झांक के घटना को देखा। आपने कमरा तो बनाया, उसमें खिड़की नहीं बनाई, आप आई हो हैं पुलिस है। वकील ने क्वेश्चन किया, भाई वो बताओ कमरा इस नक्शे पे बताओ कि वो खिड़की कहां पे थी। अब खिड़की तुमने बनाई नहीं नक्शे में, तो खिड़की कैसे बनाओगे। तो ये डाउटफुल क्रिएट करेगा मामले को कि कमरे में तो खिड़की नहीं थी, तो फिर कैसा कमरा था, फिर नक्शा ही बेकार है वो। इसका मतलब आईओ मौके पे ही नहीं गया, उन्होंने कमरा बना दिया जब खिड़की नहीं बनाई, जब गवाह कह रहा खिड़की से देखी। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू है। अब पीलीएफएल भी मैंने आपको बता ही दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये समय को फिक्स करती है। किसी आदमी के ऊपर आरोप है कि वो 10 बजे मरा या 12 बजे मरा, दूसरी पार्टी कह रही है 12 बजे मरा, वो कह रहा है इतने बजे मरा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। जैसे कोई आदमी खाना खाता है तो सारा खाना एकदम डाइजेस्ट नहीं होता, और मरने के बाद तो डाइजेस्ट होना ही बंद हो जाता है। तो जितना खाना उसमें डाइजेस्ट है और जितना खाना सेमी डाइजेस्ट है, जितना खाना डाइजेस्ट है और जितना खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करने वाले उससे डेथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डेथ निकाल देते हैं कि कब से मरा होगा एक्सपर्ट। तो ऐसी चीजें, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे इसी काम आती है, और कॉज ऑफ डेथ को भी बताती है। तो लेकिन यहां मैं आपको इस टाइम वाले फैक्टर को जिसमें बताया, घटना का समय व स्थान स्थिर करने वाले तत्व, फैक्ट, एविडेंस कोर्ट में लाई जा सकती है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये वाला पहलू कि आंत में कितना खाना था, तो इसका मतलब खाना खाने के कितने देर बाद मरा होगा। मतलब कोई गवाह कहता है कि जी उसका बच्चा घर से निकल के खाना खा के गया और उसकी मौत हो गई। अब अगर आप इंटेलिजेंट वकील हो और मान लो उसका खाना का पूरा बचा हुआ है, तो गवाह की गवाही झूठी है। यदि उसके पेट में खाना आधा अधूरा ही है, खाना खा के गया तो खाना अभी ऊपर वाली आंत में ही होगा, नीचे वाली में नहीं जाएगा, नीचे वाली जाने में टाइम लगता है। तो इस बात का उसकी एविडेंस से कॉरोबोरेट नहीं होगी, तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है नहीं सर, मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है उसका पूरा खाना खाओ हो चुका होगा। मान लो सपोज करो वो 8 बजे कहता है कि मेरा लड़का 8 बजे गया, उसके बाद में चाकू मार दिया गया उसे, और मैंने वहां देखा कि फलाना फलाना मार रहे थे, लेकिन उसके पेट में खाना हजम वाला मिलता है सारा। समझो जरा, हजम का मतलब वो कह रहा 8 बजे निकला मारा, और कह रहा कि 15 मिनट बाद ही इसका चाकू मार दिया, लेकिन गवाही ये कह रही है, और वो कह रहा खाना खा के निकला था।
तो इसका मतलब गवाह झूठ बोल रहा है, क्योंकि पेट में खाना तो पूरा हजम हो चुका था, तो वो खाना खाने के कम से कम 5 घंटे बाद या 7 घंटे बाद भरा, जो फुल डाइजेशन का टाइम है। तो इसका मतलब वो गवाह झूठ बोला। तो ये बातें एक डिफेंस लॉयर को बहुत इंपॉर्टेंट से पता होनी चाहिए। तो ऐसी एविडेंस लाई जा सकती है, ये तभी बताओगी जब आपने काम किया होगा कोर्ट। ये आपके एक्सपीरियंस की बात करती है। तो ये जो एक एक सेक्शन, एक एक एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है, मैं आपसे 31 मिनट हो गए, अब बोलने का टाइम भी नहीं, हो गया, खत्म हो गया मेरा, इतने मिनट का लेक्चर देता हूं मैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, परिचयात्मक तत्व, पक्षकारों के संबंध दर्शित करने वाले तत्व, घटना के समय और स्थान को स्थिर करने वाले तत्व, घटना का स्पष्टीकरण करने वाले, घटना का खंडन करने वाले, संपोषक करने वाले तत्व, इनको भी न्यायालय के समक्ष फैक्ट इन इश्यू के समर्थन में और फैक्ट इश्यू के खिलाफ लाया जा सकता है। दैट्स ऑल इनफ। तो सेक्शन 7 क्लियर हुआ। और सेक्शन 8 में हम आपको बता दें कि हम क्या पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आठवां पढ़ाएंगे आपको कॉन्स्पिरेटर की, कॉन्स्पिरेटर पढ़ाएंगे आपको सेक्शन 7, 8 और सेक्शन 9। फैक्ट्स, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। तो ये देखिए, कई बार इनमें फैक्ट्स एक दूसरे से मिल भी जाएंगे, आप ये ना सोचें कि ये फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो घटना के समय और उसका तो मैंने बताया ही है। कई बार जैसे एलिबी मिल गया, ये एलिबी दूसरी तरफ भी जा सकता है, दूसरे वाले सेक्शन में भी इसकी एंट्री हो सकती है। तो घटना के समय ये, या ये एलिबी जो आपको पढ़ाया गया, इसे रिपोर्ट वाले में समझें आप इसे, पक्षकारों के पक्ष का वो उसकी चीज को, इसमें विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्संस हु आइडेंटिफाइड द इज रेलेवेंट, और संपोषक और खंडन वाले भी मैं भी समझ सकते हैं इसको, कि हमने यहां इसका खंडन कर दिया। तो इन चीजों को समझें, आप भी पढ़ें, तभी क्लियर होंगी, ऐसे आसानी से क्लियर नहीं होंगी। चलो ठीक है, नमस्ते।